हेलो एवरीवन, वेलकम। मैं हूं प्रतीक्षा और आशा करती हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 6 की नागरिक शास्त्र का दूसरा चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर के कुछ जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो अपलोड कर दिए गए हैं, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको हम देखेंगे और ये आपके आने वाले यूपी टेट और सुपर टेट दोनों एग्जाम में काम आने वाला है। चाहे आप पेपर 1 के लिए अप्लाई किए हैं यूपी टेट में या पेपर 2 के लिए, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो SCERT की बुक है, यूपी के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जाता है इन बुक से, और ये आपको बिल्कुल फ्री वहीं पर मिलेंगी, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसीलिए ये आप लोगों की पढ़ने के लिए, सुविधा के लिए ये बुक्स अपलोड की जा रही हैं। लर्नर्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लस के साथ जुड़कर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको वहां पर कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड PDF नोट्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके साथ साथ फ्री टेस्ट सीरीज, वीकली फ्री मॉक टेस्ट, लर्न फ्रॉम योर फेवरेट एजुकेटर, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, सारे फीचर्स आपको प्लस पर मिलेंगे। और कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है 27 अक्टूबर से सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्राइसेस भी नहीं है। ये जो बैच कोर्स है आपको 5, 6, 7 रुपीज़ में मिल जाएगा, यानी कि 6 महीने का जो सब्सक्रिप्शन आप लेंगे उसमें वो होगा 5, 6, 7 रुपीज़ का, जिसमें आप अपने सीटेट की तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपने स्टेट टेट दे रहे हैं, यूपी टेट हो, MP टेट हो, तो उसकी भी तैयारी आप इसी 6 महीने के सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं। यानी कि 6 महीने के ड्यूरेशन में अगर आपका कोई एग्जाम है तो आप इसी सब्सक्रिप्शन में, आपको हर एक बैच कोर्स के लिए बार बार पे नहीं करना पड़ेगा। और ये जो प्राइस है तभी आएगा जब आप रेफरल कोड यूज करोगे और रेफरल कोड में लिखोगे प्रतीक्षा टेट, PRATIKSHATET। ठीक है, ये लिखकर ही आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। टारगेट KBS PRT कंप्लीट बैच कोर्स है, ये 31 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप KBS PRT की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस कंप्लीट बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और आप मेरा रेफरल कोड यूज करके कोई भी बैच कोर्स हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन हो, आप उसमें 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। और रेफरल कोड में आपको क्या लिखना है, PRATIKSHATET, प्रतीक्षा टेट, PRATIKSHATET। ये मेरा रेफरल कोड है। मेरी डेली फ्री लाइव क्लासेस भी होती हैं अनअकैडमी पर, 12:30 बजे हिंदी की और 2 बजे EVS की, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अनलॉक कोड यूज करके क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, और अनलॉक कोड में भी लिखें प्रतीक्षा टेट, PRATIKSHATET। थैंक यू। तो आज हमारा जो दूसरा चैप्टर है तो ये है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। क्या होता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन? तो यहाँ पर आप कुछ चीजें दी हुई हैं जो हमारे पढ़ने से रिलेटेड नहीं होंगी, वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी। अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर हम अभी कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग हुआ है। तो मनुष्य जैसे समुदाय में रहता है, कई परिवारों को मिलाकर क्या बनता है, समुदाय बनता है। तो समुदाय किसको मिलाकर बनता है या कई परिवारों को मिलाने के बाद क्या होता है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिए, कई परिवारों को मिलाकर समुदाय बनता है। यह समुदाय चाहे गांव में हो या नगर में। आपके परिवार के लोग या रिश्तेदार किसी न किसी कार्य के लिए गांव से या नगर से गांव आते जाते हैं। उनसे पूछिए कि गांव और नगर वासियों के रीति रिवाज, मनोरंजन के तरीके, काम धंधे, यातायात के साधन, त्योहार मनाने के ढंग में क्या अंतर है और क्यों है। रहन सहन। अपने देश भारत की जनसंख्या अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। इनका मुख्य कार्य क्या है, खेती, पशुपालन व छोटे काम धंधे है। गांव के लोग ज्यादातर खेती करते हैं और अपने प्रदेश में किसान वर्ष में मुख्यतः 2 फसल उगाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
कौन कौन सी फसल? वैसे 3 तरह की फसल के बारे में आप पढ़ते हो, रबी, खरीफ और जायद की। तो यूपी की बात हो रही है तो मुख्यतः 2 फसल उगाई जाती हैं, रबी और खरीफ। इन फसलों की उपज बेचकर किसान अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं बाजार से खरीदते हैं। उनकी कृषि का आधार सिंचाई है, जो मुख्यतः वर्षा, तालाब, नलकूप, नहर इत्यादि द्वारा की जाती है। रबी की फसल कब उगाई जाती है, कब काटी जाती है, कौन कौन सी फसल हैं जो रबी की फसल में आती हैं, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है और कब कौन कौन सी फसल हैं जो खरीफ में आती हैं। ये पॉइंट्स आप जरूर याद रखें, ये आपके ईवीएस में भी काम आएगा और आपके एसएसटी का जो अगर आपने पेपर 2 फिल किया है तो वहां पर भी काम आएगा। तो उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन अक्सर आता है। अब गांव की स्थिति में तेजी से बदलाव आ रहा है। खेती में उन्नतशील बीज, खाद और आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग हो रहा है। खेतों की जुताई के लिए हल बैल के स्थान पर अधिकतर ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। गांव में विद्यालय, पक्के मकान, पक्की सड़कें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर इत्यादि बन गए हैं। घर घर में शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। बिजली, टेलीफोन, मोबाइल, ये सारी चीजें, सुविधाएं जो हैं अब घर घर तक पहुंच रही हैं। ठीक है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। कब शुरू की गई ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? तो ये जो योजना है, ये योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई? दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु पक्के सड़क मार्ग का निर्माण किया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कौन से सन में स्टार्ट की गई? तो अगर आपने ये पढ़ी है बुक तो आप आसानी से आंसर दे पाओगे कि भाई 2000 में स्टार्ट हुई है। इसके बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, ये फरवरी 2006 में इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के में प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई थी। तीसरा है स्वच्छ भारत मिशन कब चालू हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपसे पूछा गया है। तो 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का स्लोगन एक कदम स्वच्छता की ओर, और इस योजना का उद्देश्य घर और सामुदायिक स्थलों पर शौचालयों का निर्माण कर खुले में शौच को खत्म करना तथा स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थान स्थान पर गांव में बैंक भी खोले जा रहे हैं जो मामूली ब्याज पर किसानों को ऋण देते हैं, और इसके अतिरिक्त ग्रामीण व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया जा रहा है। हथकरघा और हस्तशिल्प की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो यहाँ पर स्थानीय स्वशासन, जिसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, गांव में सार्वजनिक सुविधा का प्रबंध करने के लिए ग्रामीण स्वशासन होता है। स्वशासन का अर्थ है अपना शासन। गांव में इतना परिवर्तन होने के बाद भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें दूर करने के लिए गांव के सभी लोगों को मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। गांव में कुआं, तालाब, सड़कें, नाली, हैंडपंप, नहर, नलकूप आदि सुविधाएं सभी के काम आती हैं। अच्छा, अब ये हमारा जो पंचायत से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पंचायत से रिलेटेड एक क्वेश्चन, सीटेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी टेट हो, एक क्वेश्चन आपका पंचायत से रिलेटेड जरूर आता है। तो पंचायत व्यवस्था जो है, अब ध्यान रखिए, 3 स्तरों पर कार्य करती है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो सबसे ऊपर जिला पंचायत आएगा, फिर क्षेत्र पंचायत, फिर ग्राम पंचायत, इस तरह से। ठीक है, यहां पर इस तरह से क्रम में ही आएगा। ग्राम पंचायत ऊपर आप नहीं लिखोगे, सबसे नीचे ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, फिर जिला पंचायत। अच्छा, पंचायत व्यवस्था किस संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायत व्यवस्था को जोड़ा गया था? ये अक्सर क्वेश्चन आता है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमेशा ध्यान रखें, पंचायत व्यवस्था को कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया?
तो 73वां संविधान संशोधन, या क्वेश्चन आता है 73वां जो संविधान संशोधन है किससे संबंधित है, तो पंचायत राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। कौन से सन में हुआ, तो सन भी आप याद रखें 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है, पंचायत राज से। और 74वां भी ध्यान रखिए, 74वां जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। तो दोनों एक जैसे हैं, इसीलिए आप आसानी से याद कर पाएंगे। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले पंचायत राज व्यवस्था किस राज्य में स्टार्ट हुई, तो ये भी आप रखें ध्यान। तो सबसे पहले पंचायत जो है राजस्थान के नागौर जिले में शुरू हुई थी, राजस्थान के नागौर जिले में। और कब हुई थी, 2 अक्टूबर, पहली पंचायत 2 अक्टूबर 1959 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर में पहली पंचायत शुरू की गई थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप ध्यान रखें। ग्राम पंचायत क्या होती है, कम से कम 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत होती है। जिन गांव की आबादी 1000 से कम है वहां पास के अन्य छोटे छोटे गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है, अर्थात एक ग्राम पंचायत अन्य मिले हुए सभी गांव के लिए काम करती है। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, ये छोटे छोटे गांव हैं, इनको मिलाकर एक ग्राम पंचायत बना दी गई है। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे कुछ और चीजें। तो यहाँ लालगंज का मानचित्र है, यहाँ 8 बस्तियां हैं, गांव में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ठीक है। लालगंज की एक बस्ती में रहने वाले लोगों के घरों का गंदा पानी बहकर सड़क पर जमा हो जाता है, क्योंकि नाली में लोग घरों का कूड़ा डालते हैं, जिसके कारण वहां हमेशा कीचड़ बना रहता है। इस बस्ती का हैंडपंप जो कुछ महीने पहले लगा था तो किसी ने उखाड़ लिया है। तो ये चर्चा का विषय यहाँ पर दिया गया है। तो ग्राम पंचायत क्या है, क्या यह आपका दफ्तर है, तो नहीं, यह दफ्तर नहीं है। मैं वहां नौकरी नहीं करता, मैं वहां गांव में रहने वाले लोगों के द्वारा पंचायत का सदस्य चुना गया हूं। कुछ चीजें हैं जो पंचायत से रिलेटेड आपको याद रखनी है, जैसे कि पंचायत में कौन व्यक्ति सदस्य होता है। तो ग्राम पंचायत का जो सदस्य होने के लिए व्यक्ति को उस गांव का निवासी होना जरूरी है और भारत का नागरिक होना भी आवश्यक है। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए जा सकते हैं प्रश्न में कि पंचायत से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं। तो गांव का निवासी होना, भारत का नागरिक होना आवश्यक है और उसकी उम्र कम से कम, तो या फिर पंचायत का सदस्य होने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। वह पागल व दिवालिया ना हो, वह किसी न्यायालय द्वारा कोई सजा न पाया हो और इसके अलावा 18 वर्ष के सभी स्त्री पुरुष मतदान के द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं। यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव होता है ग्राम पंचायत का। जब हम वोट देकर अपने किसी ग्राम पंचायत के सदस्य को चुनते हैं तो ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और कितनी उम्र के लोग मतदान दे सकते हैं, तो 18 वर्ष की उम्र के लोग। पंचायत के सदस्यों की संख्या 9 से 15 तक हो सकती है और यह संख्या उस ग्राम सभा की कुल जनसंख्या के आधार पर होती है। गांव से संबंधित निर्णय ग्राम पंचायत में लिए जाते हैं। गांव के लोग अपनी स्थानीय समस्याओं को आसानी से ग्राम पंचायत में ही सुलझा लेते हैं, जिससे उनके समय, संपत्ति और संसाधनों की बचत होती है। ग्राम पंचायत अपने कार्यों के सुचारू संचालन के लिए अपनी समितियों का गठन कर सकती है। ये सदस्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव से कितने वर्ष के लिए कार्यकाल होता है ग्राम पंचायत के सदस्य का, तो ध्यान रखिए 5 वर्ष। लिए 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कानून के अनुसार ग्राम पंचायत में महिला और अनुसूचित जाति के सदस्यों का भी होना आवश्यक है। चलिए आगे नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। अब
हम बात करेंगे ग्राम प्रधान की। बाबा जी ने विपिन को समझाते हुए बताया कि जैसे तुम्हारी कक्षा का मॉनिटर कक्षा के बच्चों के द्वारा चुना जाता है, वैसे ही ग्राम प्रधान का चुनाव मतदान द्वारा उस गांव के निवासियों द्वारा होता है। ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों में से ही एक सदस्य को बहुमत से उप प्रधान के लिए चुना जाता है और ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में उप प्रधान। तो हर जगह आप देखोगे एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई, दो भाई होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उप अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष और उप अध्यक्ष। तो सब जगह उप जरूर होता है, उप का अर्थ होता है छोटा, ठीक है। तो जैसे प्रधान होता है वैसे एक उप प्रधान होता है। ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में उप प्रधान ही उसके कार्यों को करता है। ग्राम प्रधान, उप प्रधान तथा पंचायत समिति के सदस्य गांव की जनता द्वारा चुने जाते हैं, गांव की जनता की सुख सुविधा के लिए कार्य करते हैं। इन्हें जनता का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। यदि कोई सदस्य ठीक से काम नहीं करता तो वह पंचायत समिति से हटाया भी जा सकता है। तो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, ठीक है, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत के सदस्य। तो ग्राम प्रधान किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा। और ग्राम पंचायत के सदस्य भी जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और इसी निर्वाचन को हम प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। सरकार द्वारा नियुक्त कौन कौन होते हैं? ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी जिसे बीडीओ कहते हैं, लेखपाल, बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री। तो ये सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, ये जनता के द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत का सचिव होता है, उसे सेक्रेटरी भी कहते हैं। वह जनता द्वारा चुना नहीं जाता बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है। पंचायत सचिव ग्राम पंचायत समिति का हिसाब किताब तथा किए गए कार्य का ब्यौरा रखता है। पंचायत की बैठकें कराता है, सरकारी योजनाओं के विषय में गांव वालों को जानकारी देता है और बैठक का विवरण लिखता है। चलिए, तो सरकार द्वारा बहुत अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा हाट, दुकान, मकान, जमीन आदि पर टैक्स वसूला जाता है। कुछ सार्वजनिक भूमि पट्टे पर दी जाती हैं और इन्हीं साधनों से इकट्ठा किया गया धन का उपयोग गांव के विकास के लिए किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत के क्या कार्य हैं। गांव में रोशनी की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सारी चीजें किसकी हैं? ग्राम पंचायत के द्वारा करवाई जाती हैं। गांव की सार्वजनिक संपत्ति का रखरखाव एवं इनके खरीदने तथा नीलामी का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा ही होता है। वर्ष में 2 बार ग्राम पंचायत की बैठक होती है। कितनी बार? वर्ष में 2 बार। बैठक में ग्राम पंचायत यह देखती है पंचायत समिति अपने कार्य ठीक ढंग से कर रही है या नहीं कर रही। तो यहाँ पर हमारे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे चैप्टर के वो एंड होते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का चुनाव डैश वर्षों के लिए होता है। तो कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। पंचायत समिति के सदस्यों को चुनने वाले मतदाता की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। ग्राम पंचायत के प्रधान को सरपंच कहते हैं। पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा सुधारने की होती है ना। पंचायत को सरकार द्वारा अनुदान मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने पढ़ लिए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो ये वीडियो भी, और अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ के बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे के वीडियो में हम क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।